हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं खास इसलिए बोलूँगा बिकॉज़ 15 सालों से मैं मिश्रा जी को जानता हूँ और हर बार जब मैं इनसे मिलता हूँ तो नई बातें जानता हूँ, नई बातें सीखता हूँ और नई बातें हमको बताते हैं जो हमें बताते हैं कि मैक्रो लेवल पर, इकॉनमी लेवल पर और जो बिग पिक्चर है वहाँ क्या हो रहा है। हम आज के हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, मगर जहाँ आज हम खड़े हैं हमें समझना पड़ेगा हम 10 साल पहले कहाँ थे और 10 साल बाद कहाँ जाएंगे। तो गया कल, आज और आने वाला कल, इस पर चर्चा करते हैं। मिश्रा जी, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 साल में जो हुआ है वो हम कहते हैं ना कि एक प्रकार का ड्रीम सिनारियो है। जो सोचा था उससे अच्छा हुआ है। तो आने वाला 10 साल गए 10 साल से क्या और अच्छा होगा? देखिए जो इकोनॉमी में होता है, जो हम अगले 3-5 वर्षों में उम्मीद कर सकते हैं बदलाव होगा या जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसका उसका वो पिछले 5 वर्षों के काम का नतीजा होगा। क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हम लोग मतलब 17 पॉपुलेशन हैं। अगर आज हम कुछ पॉलिसी चेंज करना चाहेंगे तो उसका असर जो है वो 2-3 साल बाद ही दिखता है। तो पिछले 10 वर्षों में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जैसे हम किस पेस पे नेशनल हाईवे बिल्ड कर सकते हैं, वो 2013-14 में आपको याद होगा, हम 4-5 हज़ार किलोमीटर साल का बना लेते तो हमें खुशी होती थी। अ, अभी हम 15-20 हज़ार किलोमीटर साल का बनाने की कोशिश उम्मीद रखते हैं और कभी-कभार कर भी लेते हैं। रेलवे केपेक्स में मुझे याद है 2014 में 50,000, FY14 में 50 या 51,000 करोड़ का केपेक्स था। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि वो अगले 3-4 साल में वो 5 लाख करोड़ हो जाए। तो इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी रीसेटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस हुआ है। दूसरा आई थिंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सी रिमेंबर दैट जो हम इंडिया में जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद कभी नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि जो अभी की डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी डेवलपमेंट 100-200 सालों के मतलब के थ्रू हुई थी। मतलब वो 2-2% ग्रो करते रहे 200 साल तक। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 50 साल में उनको अचीव कर लें। तो इसके लिए आपको बहुत ही हाई पेस ऑफ ग्रोथ मेंटेन करना होता है आपको। और जबकि चीन ने ये किया है, बट चीन की अर्थव्यवस्था, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बहुत अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड है। हमें ये करना है जबकि वो डेमोक्रेसी है, तो हम बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी विथस्टैंड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा। तो हमें ये सब करना है। उसके वो करने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो उसमें भी एकदम कंप्लीट रीथिंकिंग, रीइमेजिनिंग हुई है। काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। और तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे हम एक्साइटिंग नए लेयर्स ऐड कर रहे हैं और जिनका बहुत मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे कि हम ग्रो करते रहें और इनइक्वालिटी कम हो। तो इन सब चीज़ों पे तो काफ़ी काम हुआ है। लीकेज पे काफ़ी रिडक्शन पे काफ़ी काम हुआ है। बट 3 अलग चीज़ें और चीज़ें हैं। इन इन सब चीज़ों के बारे में आपके आपके व्यूअर्स भी काफ़ी सुनते होंगे। बट 3 अलग चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में मैं जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला है कि हमारी एस्पिरेशंस चेंज हो गई हैं कि आप आप खुद पे भरोसा काफ़ी बढ़ गया है। ये भरोसा होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तब कंपनीज़ जो हैं वो बड़े प्रॉब्लम्स को चेज़ करती हैं। जो जो लोग हैं वो और मेहनत करना चाहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होना शुरू होता है। बाहर से लोग एक्साइटेड होके आना शुरू होते हैं, तो एस्पिरेशंस चेंज हो गई और उनको सस्टेन करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेजर बदलाव हुआ है कि सरकार की थिंकिंग, जो कि 91 के बाद एनीवे बदल रही थी, बट वो और आगे बढ़ी है कि सरकार अपने आप को बहुत सारे एरियाज में डूअर से फैसिलिटेटर की तरह देख रही है। तो पहले क्या होता था कि सरकार को सब कुछ करना होता था। अब वो कह रहे हैं कि भाई करेगी तो प्राइवेट सेक्टर, मैं उसको कैसे अच्छे से फैसिलिटेट करूँ, मैं उसको अच्छे से कैसे रेगुलेट करूँ कि वो मिसयूज़ ना करने लगे अपनी अथॉरिटीज़ का, वो मार्केट फोर्सेस। तो सरकार की बिलीफ जो है कि भाई फ्री मार्केट्स वर्क करते हैं, मार्केट फोर्सेस वर्क करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। और ये काफ़ी क्लियरली अब दिखने लगा है। कुछ चीज़ों में सरकार को काम करना है, जैसे रेलवेज़ अभी भी
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका केपेक्स तो सरकार को ही करना है। नेशनल हाईवेज का काम भी काफ़ी हद तक सरकार को करना है। बट ये बिलीव कि काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर से पार्टनर करना है, वो भी काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। तीसरा बदलाव जो है वो सरकार के अंदर है। कहने का मतलब कि किस तरह के बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है, किस तरह के लोगों को अच्छी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, आप मार्केट्स में बिलीव करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, आप काफ़ी इनिशिएटिव दिखाते हैं, तो आप समझ लें कि जो अभी आज के जो जो डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो उनकी मानसिकता 20 साल पहले के अधिकारियों की मानसिकता से बहुत अलग हो चुकी है। तो ये 3 बदलाव जो हैं ये एज़ वी थिंक अबाउट अगले अगले दशक के लिए अगर हम सोचें, तो इनका काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। विशाल जी, हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आज हमारे सामने 3 बड़ी साइकिल्स हैं। एक है गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स ऑल टाइम हाई पर है। एक है रियल एस्टेट जो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, 3-4 साल से ठीक है, और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। एन एवरेज इन्वेस्टर हैज़ टू चूज़ बिटवीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। सो पिछले आने वाले 5 साल में आपके हिसाब से कौन सी साइकिल पर हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा बेट करना चाहिए? ये तो आई थिंक वेल्थ एडवाइजर्स का ज़्यादा अच्छा काम होगा इस पे, ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। मेरा मानना है कि रियल एस्टेट और जैसे जैसे हम अपने एग्रीकल्चरल रूट्स को पीछे छोड़ते जाएंगे, अ, वैसे वैसे हार्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स की इंक्लिनेशन जो है वो कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शी जिनपिंग के थॉट्स को इम्बाइब कर रहा हूँ, बट हाउसेज आर फॉर लिविंग नॉट फॉर स्पेकुलेटिंग। I mean, मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का मानना है। तो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन बूम आएगी, आ रही है, और मेरे हिसाब से इसका इकोनॉमी पे काफी अच्छा असर पड़ेगा। ये एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमी स्लो हुई थी पिछले दशक में, वो रियल एस्टेट स्लो डाउन के कारण ही हुई थी प्राइमरली। अब वो टर्न कर रही है, तो ये इस पे मैं काफी बुलिश हूँ कि कंस्ट्रक्शन काफी होगा। रियल एस्टेट प्राइसेस बूम करेंगे कि नहीं, एट सम पॉइंट ऑफ द साइकिल वो भी होता है, वो भी इनएविटेबल है। बट ये बहुत माइक्रो मार्केट डिपेंडेंट है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कहीं अटल सेतु बन गया, तो उसमें सडनली एक नया इलाका जो है वो बहुत एक्सेसिबल हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया तो सडनली एक गुड़गांव का एरिया जो है बहुत एक्सेसिबल हो गया। तो उन सब चीज़ों पे मेरी तरह के जो हम मैक्रो रिसर्च करते हैं, एडवाइस देना गलत होगा। स्टॉक्स और गोल्ड के बीच में मुझे लगता है कि गोल्ड जो जो यूएस की इकोनॉमी है अभी, और जो यूएस की फिस्कल डेफिसिट है, वो मुझे नहीं लगता कि यूएस गवर्नमेंट अब इन्फ्लेशन को कम कर पाएगी। और जिस तेजी से उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, उसका बॉन्ड्स के खरीदार भी नहीं है, और इवेंचुअली मुझे लगता है फेडरल रिजर्व को ही वो बॉन्ड्स खरीदने होंगे। और जिस दिन जब जब ये सब शुरू हुआ और लोगों को समझ में आया कि वहाँ की इन्फ्लेशन जो है वो 3.5%, 3-3.5% के नीचे सस्टेनेबली नहीं आ सकती है, तब फिर डॉलर वीकेंड होगा। अभी तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, और मेरे ख्याल से होगा भी, क्योंकि जब 10 ईयर यील्ड्स इतने एलिवेटेड हैं। बट एट सम पॉइंट समथिंग विल ब्रेक, कुछ तो टूटेगा, क्योंकि दुनिया 5% 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस के लिए तैयार नहीं है। तो जब होगा तो हो सकता है कि गोल्ड जो है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स का ऐसा है, देखिए इंडिया में हमारी मार्केट जो है वो मतलब अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है। आई थिंक अगर 3-5 साल के लिए देख रहे हैं तो निफ्टी लेवल पे, या इवन से बीएसई 200 लेवल पे या 100 लेवल पे, तो रिटर्न्स ठीक होने चाहिए। बट मुझे लगता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विटीज से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट फ्रैंकली ये मेरा खुद का मेरा निजी ओपिनियन है। इसमें मैं वेल्थ एडवाइजर नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू एडवाइज।
मिश्रा जी, तो बात करते हैं रियल इकॉनमी और फाइनेंशियल इकॉनमी की। मैं दर्शकों को बता दूं, रियल इकॉनमी होती है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, फाइनेंशियल इकॉनमी होती है जो स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप होती है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इकॉनमी जो है वह रियल मार्केट से ऊपर है। ग्लोबली भी ऐसा हो रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट इकॉनमी अमेरिका में रियल इकॉनमी से ज़्यादा है। क्या ये सस्टेन करेगा? और अगर ये सस्टेन करेगा तो अगर इंडिया की जीडीपी आने वाले 5, 6 या 7 साल में डबल होगी, जो हम बात कर रहे हैं, हम डिबेट यही करते हैं मिश्रा जी की 5, 6, 7 डबल तो होने वाली है, तो क्या फाइनेंशियल मार्केट इकॉनमी उससे पहले डबल हो जाएगी? देखिए, एक तो ये है कि जीडीपी फ्लो है और मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक है, इन द सेंस कि एक एक बैलेंस शीट आइटम है, एक पीएनएल आइटम। तो उनका रेशियो जो है ऊपर नीचे हो सकता है। कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर अर्निंग्स पे एक्सपेक्टेशन अच्छी हो जाती है, मान लीजिए इकोनॉमी 7 साढ़े 7 नहीं 8 साढ़े 8 करने लगती है, तो हो सकता है कि फिर पी मल्टीपल भी बढ़ जाए। बट ऑन द बैलेंस ऑफ रिस्क मेरे हिसाब से मार्केट कैप टू जीडीपी जो हमारा है ऐसी, उसमें एक इक्वेशन आता है कि आपका आपकी इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन कितना है, उसमें लिस्टेड स्पेस कितना है। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लिस्टिंग्स आ गई तो हो सकता है कि मार्केट कैप काफी जोर से बढ़ जाएगा, बट जो स्टॉक्स आप पकड़ के बैठे हैं वो उसमें कोई उछाल ना आए। तो दैट मेजर हैज इट्स लिमिटेशंस। वो एक अच्छा ग्लोबल मार्केट्स को कंपेयर करने के लिए अच्छी चीज है, बट यूजफुल चीज है, बट उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा कम है। बट हाँ, मेरा भी मानना है कि अगर इकोनॉमी 12-13% पे ग्रो करेगी तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से 6 साल में नॉमिनल वैल्यू तो डबल हो सकता है। और मार्केट कैप टू जीडीपी अगर थोड़ा कम भी हुआ तो इट शुड कीप ट्रैक। मतलब वो जो अभी 100 और 120% है, वो ऐसा तो नहीं है कि सडनली 60% हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा तो उछाल आएगा ही। बट वो 5 साल का व्यू एक होता है कि 1-2 साल में क्या होगा। एंड मुझे लगता है कि अभी काफी ग्लोबली समस्याएं हैं। आप देखें जब ये चुनाव होंगे, अभी चीन में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बदलाव आ रहे हैं, तो काफी अनसर्टेनिटीज हैं। ऐसे समय में जो कहते हैं ना, फॉग ऑफ वॉर, बहुत ज्यादा दूर का देख के और अज्यूम करके इन्वेस्ट करना जो है वो थोड़ा, आई एम ऑल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट वैसे ही होता है, बट अभी के माहौल पे मैं बहुत ज्यादा दूर दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म सोच के भी थोड़ा प्रॉब्लम ही हो सकती है। जी, मैं जैसा कहते हैं ना जी, देयर इज़ फॉग ऑन द विंड स्क्रीन। जब फॉग हट जाएगा तो गाड़ी की रफ्तार तेज कर लीजिए। मिश्रा जी का मानना है कि फॉग ऑन द विंड स्क्रीन है। तो आखिरी सवाल हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ओवर द इयर्स आई इंटरेक्टेड विद मिश्रा जी, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट बिग पिक्चर, थीम्स, मैक्रो एंड वैल्यूएशंस आई थिंक इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो आखिरी सवाल यह है मिश्रा जी कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और एक बुल मार्केट के अंदर रोज एक नया सेक्टर हमको पता लगता है, कभी डिफेंस, कभी रेलवेज, कभी ईएमएस, कभी मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके हिसाब से अगर कोई 3 से 4, 5 साल का व्यू ले तो कहाँ पर अर्निंग्स का और वैल्यूएशन का कंफर्ट है? हमारे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 2000 के आसपास टीएमटी थीम था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम आया, फिर आईटी थीम आया। तो अगले 3 से 5 साल के लिए मिश्रा जी आपके हिसाब से हमारे दर्शकों को कहते हैं ना जी, कहाँ पर दाव लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन थीम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एक है कि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो रियल एस्टेट में ही होता है। अब लोग रियल एस्टेट को जैसे ही रियल एस्टेट कहो तो वो 4-5 स्टॉक है, उनको लगता है कि वो उन्हीं स्टॉक्स पे खरीद लेना चाहिए। बट रियल एस्टेट कंपनीज जो होती हैं वो डेवलपर कंपनीज होती हैं। वो उनके पास भी अपनी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अगर ये कह रही है कि भाई हम 40% पे कंपाउंड करेंगे अपना वॉल्यूम अगले 5 साल, तो आपको शक होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब रियल एस्टेट साइकिल टर्न होती है तो नहीं कर पाएंगे तो कोई और करेगा। और नए जब 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 इंडस्ट्री डाउनटर्न में होती है तो कंसोलिडेट होती है, जब एक्सपैंड करती है तो फ्रैगमेंट करती है, तो नए डेवलपर्स आएंगे और ये सब होगा। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन के जो प्लेज हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसमें आई थिंक काफी रीसेटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस होगा। जब ये अभी तक तो घर बिकने शुरू हुए हैं, शुरू होंगे अब।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया होगा। और अगर हमने अपना अर्बनाइजेशन का प्रोसेस ठीक कर लिया, यानी कि आइदर फाइनेंस कमीशन या सरकार की पॉलिसीज या स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिव हो गए, अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हमने ठीक से सॉल्व कर ली, जैसे हमने जैसे अब शहरों को देखें तो हमने उनको बीच में कनेक्ट करना अच्छा सीख लिया है, हमने हाईवे बनाना, रेलवे बनाना शुरू किया, बट शहर के बीच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी काफी मुश्किल लगता है। कुछ शहरों में हो रहा है, कुछ काम मुंबई में हो रहा है, बट उसको कैसे हम स्केल करें, तो अगर वो सब कर लेते हैं तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years। मिश्रा जी, आपका हमने बहुत समय लिया, आप ईटी नाउ स्वदेश पर आए, इतनी सरलता से आपने जो ट्रेंड्स बताए, इससे आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू निकुंज, थैंक यू।